तो जीएस में हम सबसे पहले पॉलिटी का पार्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे पहले, और एमसीक्यू क्वेश्चंस पहले देखेंगे और बाद में हम लोग थियरी भी कवर करेंगे। लेकिन अभी ज़रूरी है कि हम पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि हम अपने संविधान के विषय में कितना जानते हैं, और यदि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा और मैच करते हुए चलिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही खुद से कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चन को आपको किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 या फिर 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 1946 को। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो जिन लोगों का ऑप्शन ए है उन लोग का, सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि टेम्पररी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था, संविधान सभा का टेम्पररी चेयरमैन कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रिक किया है उनका आंसर क्या है, करेक्ट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे सही जवाब है हमारा भीमराव अंबेडकर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उनका जवाब क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थाई यानी कि परमानेंट चेयरमैन कौन बनाए गए थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो जिन लोगों ने आंसर किया है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन डी को, उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो यानी कि इसे कब पूरी तरीके से अपना लिया गया था, कब ये लागू कर दिया गया था, सभी लोगों को इसको एक्सेप्ट करना जरूरी हो गया था। एक तो हुआ बनना, ठीक है, वो बना अलग चीज़ है, और उसको लागू कब किया गया ये अलग चीज़ है। तो संविधान को लागू किया गया था, कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, 26 अगस्त 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने 5वां प्रश्न पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रश्न पढ़ रहे हैं ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों ही क्वेश्चंस में कंफ्यूजन की वजह से आप बार बार क्या करके आते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी आप कंफ्यूजन में उसका आंसर गलत देके चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी तो हमने गणतंत्रता दिवस मनाई। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949।
52 को। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि हम 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से गणतंत्र हो गए थे, यानी कि हम लोगों का संविधान बन करके तैयार हो गया था और हमारे वहाँ लोकतांत्रिक सत्ता का जो है निर्माण हो गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जिन लोगों ने चॉइस किया है उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, भारतीय संविधान में किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो जिन लोगों ने सही ऑप्शन किया है ऑप्शन सी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना को, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी चॉइस किया उनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर देखेंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते चले और जो एग्जैक्ट सही आंसर मैं बता रही हूँ उसको नोट करें। सारे ऑप्शंस को लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चंस नोट करें और क्वेश्चंस के साथ में जो सही आंसर है उसको नोट जरूर करें। तो चलिए पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1950। यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? यानी कि भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 8। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि सभी भारतीय नागरिकों को क्या दिया गया है, 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना था तो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो उस टाइम पे हमें मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी। वो 7वां मौलिक अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार करार दे दिया गया है। यह क्या है, एक संवैधानिक अधिकार अब नहीं है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार हैं, 6 हैं। अगर पूछे कि जब संविधान बना था तो कितने थे, तब थे कितने, 7 थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट करने योग्य चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 46वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। यहाँ पे हमारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में संरक्षित किया गया है, जिसे संवैधानिक अधिकार न बता करके क्या बताया गया है, विधिक अधिकार बताया गया है। वीडियो के बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है तो उसे आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। और जो कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करेंगे क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, न कि पीछे की आवाज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 जो हमारे मूल अधिकार हैं, इन 6 मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? कौन है जो है मतलब कि हमारे इन मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? ठीक है, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जाए तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसकी सेफ्टी कौन करेगा? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी संसद। यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि न्यायालय इसीलिए बनाया गया है कि यदि क्या हो, किसी भी प्रकार के हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो क्या किया जाएगा, वो दंड का पात्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का ही कार्य क्या होता है, न्याय देना। ठीक है, और जब किसी भी व्यक्ति का मतलब मूल अधिकार खंडित होता है तो वहाँ पर न्यायालय ही क्या करेगी, न्याय करेगी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? यानी कि मूल अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और यह शिक्षा जो होगी अनिवार्य होगी। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की जो शिक्षा होगी ये अनिवार्य होगी और ये जो है बालकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, और जब मौलिक अधिकार है तो इसका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अनुच्छेद द बी, अनुच्छेद 20 दिया है, अनुच्छेद 21 दिया है, अनुच्छेद 21A दिया है और अनुच्छेद 22 दिया है। तो सही ऑप्शन हमारा जो हो जाने वाला है वो क्या है? ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 21A के तहत आर्टिकल 21A के तहत क्या दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार की श्रेणी में आएगा, जो कि मतलब कि उनके लिए अनिवार्य होगा। यानी कि पढ़ाई बेसिक शिक्षा जो है बच्चों के लिए क्या है? अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आज के सेशन में वैसे मैं जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ सारे आपके लिए महत्वपूर्ण ही हैं, तो फिर इसको अच्छे से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, इसके राइट आंसर भी नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये क्या हैं? इन्हें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताया गया है। ठीक है, भाग 4 जो है हमारा नीति निर्देशक तत्व है। संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताया गया है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जब हमारा मौलिक संविधान बना था, मूल संविधान बना था, तो उसमें मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। बाद में संविधान संशोधन करके हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 51 क में संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो भाग 4 क में जो है इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को, और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार रखे गए हैं। जब मैं डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको सारा कवर कराऊंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। जिन लोगों ने आंसर बी किया था उनका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का नीति निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है कि, ठीक है, कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? मतलब निर्देश देता है। ऑप्शन ए है समान कार्य करने के लिए समान वेतन निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए, ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करने के लिए। तो 15 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए आर्टिकल 40। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात कही गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। और ये अनुच्छेद 40 किस में आता है? डीपीएसपी में, यानी कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कमेंट आपके माइंड में है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।